प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास स्पीकर चर्चा में। आज हम जो बातचीत कर रहे हैं वो बड़े संवेदनशील विषय पे कर रहे हैं। आने वाली पीढ़ियों से इसका ताल्लुक है, देश के भविष्य के साथ इसका सीधा सरोकार है। यह विषय सियासी नहीं है, फिर भी इसे सियासी चश्मे से देखा जा सकता है। हम बात करेंगे देश की शैक्षणिक व्यवस्था में बदलाव को लेकर। देश में नई शिक्षा नीति लागू करने की प्रक्रिया चल रही है और उस प्रक्रिया के तहत ही आज तमाम समाचार पत्रों में एक खबर साया हुई है जिसमें यह बताया गया है कि पाठ्यक्रम में बदलाव के संदर्भ में एनसीईआरटी के द्वारा उपयुक्त कदम उठा लिए गए हैं और इसके तहत जो नया सत्र है, शैक्षणिक सत्र वर्ष 2023-24, उसमें नए पाठ्यक्रम के तहत पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी। उसमें जो मुख्यतः बदलाव है वो हिंदी के संदर्भ में बताया गया है, राजनीति शास्त्र के संदर्भ में बताया गया है, नागरिक शास्त्र के संदर्भ में बताया गया है और इतिहास के संदर्भ में बताया गया है। बदलाव कई हैं, छोटे बड़े जिस भी रूप में आप समझें, लेकिन सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो इस बात को लेकर है। अखबारों में जो हेडलाइन बनी वो भी इस बात को लेकर है कि अब 12वीं कक्षा के छात्र मुगल साम्राज्य का इतिहास नहीं पढ़ पाएंगे। 16वीं और 17वीं शताब्दी के संदर्भ में मुगल साम्राज्य को लेकर जो कुछ किताब में था उस चैप्टर को हटा दिया गया है। राजनीति शास्त्र के संदर्भ में हटाने की अगर बात कही जाए तो उसमें बताया गया है कि एक दलीय प्रभुत्व के संदर्भ में जो पाठ्यक्रम के अंदर हिस्सा हुआ करता था, जिसमें कांग्रेस को लेकर विशेषतर बातें थी, जिसमें बताया गया था कि आजादी के बाद किस तरीके से इस देश में निर्वाचन की प्रक्रिया रही, उसको भी हटा दिया गया है। इसके अलावा भी तमाम बदलाव है। अब ये बदलाव निश्चित रूप से सवालों के घेरे में इसलिए हैं कि मुगलों को लेकर वर्तमान में जिस पार्टी का देश में शासन है उसकी एक अजीब किस्म की कड़वाहट या कसबसाहट समय समय पर महसूस होती रही है। आरोप लगते रहे हैं कि यह दल या मानता है कि मुगलों के संदर्भ में इस देश में जरूरत से ज्यादा महिमा मंडन किया गया। सवाल भी उठते हैं कि इस देश के पाठ्यक्रम में अकबर को महान बताने की होड़ रही, महाराणा प्रताप को महान बताने की कोई कोशिश नहीं की गई। तो इस प्रकार के सवालों के बीच में ये बदलाव निश्चित तौर पर एक विमर्श की मांग करता है। हम वही कोशिश आज करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि यह इतिहास को सुधारने की कोशिश है या इतिहास को अपनी सुविधा अनुसार बनाने की कोशिश है। बुजुर्गों ने कहा है कि जो लोग इतिहास को ठीक नजरिए से नहीं समझते हैं वो अपने भविष्य को अंधकार में ले जाते हैं। इतिहास का अध्ययन इसीलिए जरूरी होता है ताकि आप अतीत की गलतियों से सबक लेते हुए भविष्य के संदर्भ में सही कदम उठा सकें। तो क्या हम इतिहास पढ़ने से इंकार कर दें या इतिहास को अपनी सुविधा के अनुसार देखना चाहें या इस गलती के संदर्भ में प्रायश्चित करें कि अब तक हमने गलत इतिहास को अंगीकार किया हुआ था, वस्तुतः सही इतिहास अब हमें पढ़ाया जाएगा। कुल मिलाकर सवाल बहुतेरे हैं जिनके उत्तर खोजने की कोशिश हम इस कार्यक्रम में करेंगे। शैक्षणिक क्षेत्र से जुड़ी हुई तमाम प्रतिभाएं इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। कोशिश करेंगे कि हम कुछ तथ्यपरक बात कर सकें, राजनीति से ऊपर उठकर बात कर सकें और साथ ही साथ इस देश के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए जो बेहतर है उसके संदर्भ में सत्य के खोजने की प्रक्रिया में अपना योगदान दे सकें। हमारे इस कोशिश में 5 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे आपका परिचय कराएंगे। लेकिन इस सिलसिले को शुरू करें उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र यह कहता है कि इतिहास का अध्ययन यानी अपने पूर्व जन्मों का निरीक्षण। विनोबा भावे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए, गांधी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी के तौर पर उनकी मान्यता रही, उन्होंने ये बात कही थी। इस बात को हम अपने जहन में रखते हैं और उसके बाद अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारा साथ आज इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए रामविलास शर्मा जी हैं, पूर्व शिक्षा मंत्री हरियाणा के। शैक्षणिक क्षेत्र में हरियाणा में तमाम बदलावों के संदर्भ में वह सूत्रधार की भूमिका निभा चुके हैं। हमारे साथ शैलेश नितिन त्रिवेदी हैं, वह वर्तमान है छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष हैं, कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, वह हमारे साथ हैं। हमारे साथ प्रोफेसर सीबी शर्मा जी हैं, पूर्व चेयरमैन है NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल्स के, वह भी हमारे साथ हैं। हमारे साथ डॉक्टर अनुभा श्रीवास्तव जी खासतौर पर इस चर्चा के लिए मौजूद हैं, वह इतिहासकार हैं, शासकीय गर्ल्स कॉलेज झांसी से। उनकी मौजूदगी निश्चित तौर पर हमारे कार्यक्रम को दिशा देने में बड़ी मददगार होगी, ऐसी हम उम्मीद रखते हैं। और इन सबके बीच में अतीकुर रहमान साहब भी हमारे साथ हैं, जाने माने मुस्लिम स्कॉलर हैं, इस्लामिक विद्वान हैं, जब भी ऐसे नाजुक विषय होते हैं हमारी मदद के लिए मौजूद होते हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं प्रोफेसर सीबी शर्मा जी से करना चाहता हूं। इन बदलावों के संदर्भ में अलग अलग समय पे जो भी कमेटियां बनती हैं उनमें सीबी शर्मा जी की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। उनसे समझने की कोशिश करते हैं। हमारा शीर्षक है नया इतिहास, मुगल खल्लास। अब हमारे जो पूर्वज थे उस समय जब बाबर हमला किया तो मुकाबला कर नहीं पाए, उसके बाद अकबर रहा तो उससे भी जूझ ठीक से नहीं पाए, औरंगजेब के संदर्भ में भी हम लड़ते लड़ाते ही रह गए पर कुछ बड़ी सफलता तो हासिल किए नहीं। अब ठीक समय आया है, उस समय नहीं कर पाए, अब कर दे रहे हैं।
तो हमने अपनी किताबों से मुगल काल के खंड को ही हटा दिया। इस उपलब्धि पे कितना मुग्ध होना चाहिए शर्मा साहब, थोड़ा बताएंगे, या इस बदलाव को हम किस दृष्टि से देखें, ये बताएं। सबसे पहले तो बिल्कुल हटा दिया, ये बात सही नहीं है जी। बिल्कुल हटाया नहीं गया है जी। उसको ठीक किया गया है। देखिए, अभी आपने ही कहा कि हम पर हमला किया, हम पर शासन किया और अब हम उसको हटा रहे हैं। अगर पहले ये गलती थी तो उसको तभी हटाना चाहिए था। लेकिन हिमांशु जी, मैं इन इसको राजनीतिक विषय नहीं बनाते हुए, जैसा आपने भी कहा कि हम इसको हमेशा राजनीति के चश्मे से देखते हैं, मैं आग्रह करूंगा कि मेरे वक्तव्यों को बिल्कुल पॉलिटिकली सुनना चाहिए। देखिए, भारत में करिकुलम डिजाइन डेवलपमेंट का काम शुरू से ही पॉलिटिकली बायस्ड रहा। और मैं एक बात जो अपने समुदाय के लिए कहूंगा कि शिक्षक समाज या शिक्षाविद पॉलिटिकली मोर करेक्ट होने के चक्कर में पूरे के पूरे करिकुलम को गड़बड़ कर दिए। इसलिए बारी बारी से यह प्रश्न उठता है, देखिए, कौन ये नकारेगा कि भारत का भी बड़ा योगदान ज्ञान संपदा में है। पाणिनि है, भारद्वाज है, अष्टाध्यायी है और तमाम चीजें हैं। इसकी चर्चा क्यों नहीं किया आपने? आपके सबसे अच्छे विद्यार्थियों से आप पूछिए तो उनको पता ही नहीं है कि हमारी विरासत क्या है। और जब इसकी जैसी ही चर्चा हम करेंगे तो बात हो जाएगी, करे आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, आप मुगल भारत नॉन मुगल भारत कर रहे हैं। नहीं, ये बात बिल्कुल नहीं है हिमांशु जी। हमको वो पढ़ाना चाहिए जिससे कि भारत का एक बच्चा गर्व करे कि मैं भारतीय हूं। लेकिन आप लगातार ये कहते रहे कि मुगल आए, मुगल्स द ग्रेट, अकबर द ग्रेट, और बच्चे को ये बताया ही नहीं कि हम मेटलर्जी में क्या कर पाए। मैं एक उदाहरण आपको दूंगा। देखिए, हम देश को वादा करते हैं कि हर 10 साल पर एक नया करिकुलम फ्रेमवर्क देंगे और हर 20 साल पर एक नई पॉलिसी देंगे। लास्ट पॉलिसी आप 1986 में लाए थे, उसके बाद इतना समय क्यों लगा 34 साल आपको 2020 में लाने के लिए? मैं आपका इसका उत्तर नहीं दूंगा, मैं केवल प्रश्न उठाऊंगा। दूसरा, 2000 में आप एक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क लाए थे और सरकार 2004 में बदली, आप फटाफट करिकुलम फ्रेमवर्क फिर बदल दिए 2005 में। मेरा तो प्रश्न ये होगा कि 2015 में एक नया करिकुलम फ्रेमवर्क आना था, आप लाए क्यों नहीं? आप 15 के बजाय 20 में लाते हैं। देखिए, करिकुलम बदलना चाहिए और हर 20 साल पर एज एन एकेडमिक हम ये बात कहेंगे, हर 20 साल पर दुनिया बदल जाती है, समाज बदल जाता है, विज्ञान बदल जाता है, रहने का सोचने का तरीका बदल जाता है। हर 20 साल पर एक नया पॉलिसी आनी चाहिए जो भारत नहीं ला पाता है। हर 20 साल पर तो नहीं, 10 साल पर हम वादा करते हैं देश को कि हम एक नया करिकुलम फ्रेमवर्क देंगे जिसके आधार पर करिकुलम रीडिजाइन होगा, टेक्स्ट बुक रीराइट किए जाएंगे। लेकिन चूंकि आप पॉलिटिकली मोटिवेटेड रहते हैं एकेडमिक्स में, इसलिए आप ये नहीं कर पाते हैं। मैं इसका उत्तर ये दूंगा, आपके स्कूली संस्थाएं, हिमांशु जरा एक चीज बताइए कि यूनिवर्सिटी का करिकुलम बदलता है, आप क्यों नहीं चर्चा करते हैं? इस यूनिवर्सिटी ने क्या करिकुलम बदला, इसकी चर्चा क्यों नहीं होती है? इसलिए नहीं होती है कि वो ऑटोनोमस बॉडीज हैं जिसको कि एकेडमिक्स हेड करते हैं। आपने कभी ध्यान दिया है कि पूरा का पूरा स्कूल सेक्टर अंडर पॉलिटिशियंस है? एनसीईआरटी, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, एनआईओएससी, सबके चेयरपर्सन या इनके कमीशन के चेयरपर्सन मंत्री होते हैं। राज्यों के स्कूल बोर्ड के चेयरमैन स्टेट का मंत्री होता है। इसलिए जैसे ही एक मंत्री एक निर्णय लेता है, इसको हम पॉलिटिकली बायस करके और क्वेश्चन करने लगते हैं। मेरा यह कहना होगा, आप अगर इन विषयों को आज देख रहे हैं तो आपको सॉल्यूशन के तौर पर यह कहना होगा कि आपको ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट बॉडीज बनाने चाहिए जो स्कूल करिकुलम को भी तय करेगा। आज आपने काफी सारी बातें कह दी, लेकिन थोड़ी से सवालों के साथ में आपके द्वारा उठाए गए प्रश्नों के उत्तर के साथ में रखना चाहता हूं। यूनिवर्सिटी एक बड़े छोटे दायरे में काम करती है, इसलिए वो चर्चा में उस तरीके से नहीं आती जिस तरीके से हम आज चर्चा कर रहे हैं। चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि ये पाठ्यक्रम में बदलाव किसी एक राज्य के संदर्भ में नहीं है। एनसीईआरटी के द्वारा पाठ्यक्रम में बदलाव किया गया है और 23 राज्यों के शिक्षा बोर्ड के संदर्भ में यह दावा किया गया है कि वो इस बदलाव को अंगीकार करते हुए पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराएंगे। और वो 23 राज्य वह हैं जो या तो भाजपा शासित है या वहां पर भाजपा समर्थक के साथ में सरकारों का अस्तित्व है। कैसे मान लें कि यह बदलाव पॉलिटिकल नहीं है? यह सवाल जहन में आता है। एक दूसरा, यह खबर हर तरफ से आया है, तो आप जैसे शिक्षाविद मौजूद है, रोशनी दीजिए।
कहा गया है कि 16वीं और 17वीं शताब्दी का मुगल कालखंड अब पढ़ने को नहीं मिलेगा। 12वीं के पाठ्यक्रम से वो चैप्टर हटा दिया गया है। वो चैप्टर मेरे पास रखा हुआ है, जिसमें बताया गया है कि मुगल काल के अंदर किस प्रकार की जमीन व्यवस्था की गई थी, किस प्रकार से राजस्व का संग्रहण होता था, किस प्रकार से आमदनी के स्रोत निर्मित किए गए थे। इस संदर्भ में आने वाली पीढ़ी को अवगत नहीं कराया जाएगा। बताया तो यही जाता है इस देश में जो भी राजस्व की व्यवस्था है वो अकबर के दौर में टोडरमल के द्वारा जो स्थापित की गई थी वो बंदोबस्त सिस्टम आज तक चल रहा है, और उसे इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए कि वो मुगल काल का है। हमारा वर्तमान का वैचारिक आग्रह इसे बर्दाश्त नहीं कर पाता कि हम ये बताएं कि देखो शाहजहां ने इतनी सुंदर बिल्डिंगें बनवाई। अरुचिकर लगता है, जरा मन को भाता नहीं है। तो क्या इस अनुसार हो? महाराणा प्रताप के साथ हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, अच्छा नहीं लगता जिसमें हम ये पढ़ें कि महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध में पराजित होगा। अच्छा ये लगता है कि हम ये बताएं कि महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध में जीत गए। हमारे साथ रामविलास शर्मा जी एक बार हमारे साथ कह चुके हैं, शिक्षा मंत्री रहे। तो आपसे जानना ये चाहता हूं कि इतिहास तथ्य के आधार पर आने वाली पीढ़ी को पढ़ाया जाएगा या अपनी सुविधा के अनुसार पढ़ाया जाएगा? ये मेरा सवाल है शर्मा साहब। देखिए हिमांशु जी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने तमाम ऐसे ऑफिस ऑर्डर्स निकाले हैं, सर्कुलर्स दिए हैं, डायरेक्शंस दिए हैं यूनिवर्सिटी को, जिसको कि आप ठीक से एग्जामिन करें तो वहां भी आप विरोध करेंगे शायद। लेकिन ये इसलिए नहीं होता है कि जगदीश कुमार जो चेयरमैन यूजीसी हैं वो एक शिक्षाविद हैं और आप ऐसा मान के चलते हैं कि उनको कोई पॉलिटिकल गेन इससे नहीं करना है जी। लेकिन जब स्कूल में चेंजेस की बात आती है तो ये प्रश्न उठाया जाता है, क्योंकि स्टेट स्कूल बोर्ड्स के चेयरपर्सन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट होते हैं या एनसीईआरटी के चेयरपर्सन काउंसिल के मंत्री होते हैं भारत सरकार के। आप एक शिक्षाविद को काउंसिल का चेयरमैन बनाइए, किसी को कोई विरोध नहीं होगा, राज्यों को भी विरोध नहीं होगा। आप ये जो वोट बैंक है जब खिसकता नजर आता है हाथ से, तब आपकी चिंता होती है। मैं बिल्कुल दोबारा एक ही बात कहूंगा कि आप ऑटोनमस इंडिपेंडेंट करिए स्कूल करिकुलम के बॉडीज को, उनको जो लिखते हैं जो बनाते हैं, आप देखेंगे कि कहीं थोड़ा मुद्दे पर रहते हैं ना। आप आने वाले समय की बात कर रहे हैं, मैं आज की बात कर रहा हूं। मैं केवल इतना जानना चाहता हूं कि ये बदलाव गलत को सही करने की कोशिश है या अपनी सुविधा के अनुसार सही जताने की कोशिश है? इस पर सीधा उत्तर दीजिए ना। सही करने की बात नहीं है, गलतियां तो हुई हैं और मैं उस चर्चा में फिर नहीं जाना चाहूंगा कि करिकुलम डिजाइन और डेवलपमेंट का। तो शर्मा साहब उस पर नहीं जाना चाहते, लेकिन मैं डॉक्टर अनुभा श्रीवास्तव जी के पास जाना चाहता हूं कि उसके बाद मैं अपने राजनीतिक प्रतिनिधियों से बात करूं। उससे पहले अनुभा जी आपसे समझना चाहता हूं, आप तो इतिहास की जानकार हैं, क्या भारत का इतिहास नई पीढ़ी को पढ़ाया जाए, उससे मुगल कालखंड को हटा देने से हम आने वाली पीढ़ी को ज्यादा बेहतर बना पाएंगे? इस नजरिए के संदर्भ में आपकी क्या राय है? क्या मुगल कालखंड पढ़ाया जाना देश के विद्यार्थियों के लिए, नई पीढ़ी के लिए ठीक नहीं है? देखिए, एक शिक्षाविद के नाते, एक टीचर के नाते, एक शिक्षक के नाते मैं कहूंगी कि इतिहास हमेशा संपूर्ण बताया जाना चाहिए जी। आप किसी हिस्से को हटा नहीं सकते। अगर आप कहते हैं हम इस हिस्से को हटा देंगे तो एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, वहां का हम कैसे बताएंगे? हम इतिहास पलट भी नहीं सकते। हमें बातें तो बतानी होगी, जो हमें देखना है वो हमें है कि निरपेक्ष रूप से देखना होगा। अभी तक के जो भी इतिहास में देखा गया, बहुत सारी चीजें आप देखेंगे, जैसे अभी आपने ही एग्जाम्पल दिया कि हमने अकबर को पढ़ाया और महाराणा प्रताप को नहीं पढ़ाया। आप कई बार देखेंगे कि महाराणा प्रताप का सामना करने के लिए अकबर नहीं आया। तो महाराणा प्रताप ने भी एक बहुत अच्छा, उसको एक अपोनेंट, ही वाज ए वेरी स्ट्रॉन्ग अपोनेंट फॉर अकबर। उसने कभी उनका सामना नहीं किया, लेकिन हमने अभी अपने इतिहास की किताबों में अकबर को सिर्फ महान बता दिया। ये बात नहीं है, हमें दोनों चीजों को देखना है। ये भी मैं नहीं कह रही कि अकबर ने बहुत अच्छा नहीं किया, कुछ अच्छा नहीं किया, अच्छाइयां दोनों तरफ से थी। बस आपने जो पॉलिटिकल वाला पॉइंट लिया उसमें, हालांकि एक शिक्षाविद होने के नाते मुझे नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि अपने अपने पक्ष को रखने के लिए दिखाया गया। कभी भी इतिहास को किसी पक्ष से नहीं देखना चाहिए, इतिहास को निरपेक्ष होकर देखना चाहिए। बच्चे को हमें बताना चाहिए वास्तव में हुआ क्या। अगर आप प्राचीन काल में जाएंगे तो देखेंगे हमारा इतिहास इतना अच्छा है, लेकिन बीच का कुछ समय ऐसा आया कि हमने अपने प्राचीन इतिहास को बिल्कुल पढ़ाना ही बंद कर दिया। बहुत लिमिटेड एरिया में जहां एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, बस उसी में पढ़ाया गया। हमने हिस्ट्री में उसे संपूर्ण रूप में नहीं लिया, हम केवल मीडिएवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री को ही हिस्ट्री मानने लगे। जब तक हम अपनी जड़ों का ध्यान नहीं रखेंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमें बहुत बताना जरूरी है कि हमारा एंशिएंट हिस्ट्री कैसा था। मैं आपसे जानना चाहूंगा, जितना मैंने इतिहास को पढ़ा, तो हमारे यहाँ इतिहास की शुरुआत
महावीर और बुद्ध से होती है और व्यवस्थित रूप से देश का इतिहास शुरू होता है मौर्य काल से, जब चंद्रगुप्त के दौर की शुरुआत होती है और वहां से लेकर गुप्त काल, सारे काल से गुजरते हुए हर्षवर्धन तक आते हैं। हर्षवर्धन के बाद जब सिलसिला शुरू होता है तो तराइन के युद्ध के संदर्भ में आते हैं, उसके साथ में गुलाम वंश की स्थापना के साथ में तो एक क्रमबद्ध इतिहास देखने को मिलता है। अब आपसे जानना ही चाहता हूं कि इस कालखंड के अंतर्गत मुगल साम्राज्य के संदर्भ में फैसला लिया गया है कि 12वीं के पाठ्यक्रम में यह नहीं रहेगा। बतौर शिक्षाविद आपसे स्पष्ट नजरिया चाहिए, क्या यह बदलाव हमारे आने वाली पीढ़ी को समृद्ध करेगा? हम नया कैरिकुलम लेकर आए, ये बात हमारे से सीबी शर्मा साहब ने कही है। आपसे जानना चाहता हूं एक शिक्षाविद के नाते कि क्या यह बदलाव वाकई देश की पीढ़ी के साथ में न्याय करना है या देश की पीढ़ी को इरादतन सत्य से दूर करना है? देखिए, दोनों ही बातों में एक बिल्कुल नहीं कह सकते कि इरादतन दूर किया जा रहा है या आप कहेंगे कि सत्य नहीं बताया जा रहा है। ऐसा नहीं है। एक्चुअली हम मुगल का पूरा पीरियड, मुगल पीरियड हटा नहीं सकते इतिहास से, और ये भी नहीं है कि एनसीईआरटी ने पूरा पीरियड हटा दिया है। ऐसा भी नहीं है। उस चीज को भी हमें रिप्रेजेंट नहीं करना चाहिए कि हमने पूरा पीरियड हटा दिया है, ऐसा नहीं है। कुछ पोर्शन उन्होंने हटाए हैं और वो पोर्शन अभी डिटेल में आ जाए तो ये देखना पड़ेगा कि उन्होंने क्या क्या पोर्शन हटाए हैं। पूरा इतिहास में मुगल इतिहास नहीं हटा रहे हैं वो, पहली चीज। दूसरी बात यह है कि हमें जो अदर साइड है वो भी हमें दिखानी पड़ेगी, ये भी हुआ इतिहास। तो मेरा आपसे एक सवाल अनुभा जी, आप तो इतिहासकार हैं, क्या इस देश को वस्तुतः सही मुगल कालीन इतिहास पढ़ाया गया है या अपनी सुविधा के साथ मुगल कालीन इतिहास को परिभाषित किया गया है? ये जताने की कोशिश की गई देश को कि गंगा जमनी तहजीब, हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक मुगल साम्राज्य, क्या यह सत्य है या वस्तुतः सत्य यह है आक्रांता के तौर पर आए, देश पे कब्जा करके बैठ गए और नई पीढ़ी के संदर्भ में यह वातावरण बनाने की कोशिश की हमारे हुक्मरानों ने कि अगर हमने ये पढ़ा दिया कि देखो ये हम पे कब्जा करके बैठ गए तो कहीं आने वाली पीढ़ियों में दुश्मनी न रहे, इसलिए इतिहास के भावना को बदल दिया और बताने की चेष्टा की। देखो कैसा भाईचारा था, कैसी मिलनसारिता थी, कैसा एक दूसरे से गले मिलते थे। अकबर महान थे, कोई हिंदू राजा छोड़ा नहीं जिसकी बेटी को उन्होंने ब्याया नहीं, लेकिन हम ढूंढते रह गए भाई इतने ही महान थे, इतने ही उदार थे। वो कौन कौन से राजपूत राजा थे जिनसे मुगल बादशाहों ने अपनी लड़कियों की शादी कर दी थी? हमें पढ़ने को नहीं मिलता। थोड़ा बताइए ना अनुभा जी, इस उदारता के संदर्भ में, इस विराट चरित्र के संदर्भ में। आपकी बात से मैं बहुत हद तक सहमत हूँ, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आपने सारी बातें खुद ही कह दी। आप खुद ही इस बात को इंगित कर रहे हैं कि एक तरफा हमने चीजों को बढ़ा चढ़ाकर बताया, ये बात बिल्कुल सच है। मैं ये भी नहीं कहूंगी कि बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, वो भी गलत है। हमें बिल्कुल सही इतिहास को बताना चाहिए। मैं बार बार ये कह रही हूँ कि जो निरपेक्ष इतिहास है ना, उसको हमें रखना चाहिए, उसको बताना चाहिए। अनुभा जी ने सीधे तौर पर कह दिया। मेरे पास में रामविलास शर्मा जी, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कि थोड़ा शैलेश नितिन त्रिवेदी जी से बात करनी चाहिए। क्या महसूस कर रहे हैं शैलेश नितिन त्रिवेदी जी? आपके पापों का प्रक्षालन हो रहा है। इस देश में लंबे समय तक आपका शासन रहा, आजादी के बाद आपको ही हुकूमत मिली, देश के शिक्षा मंत्री एक से एक आपने ही दिए और उन्होंने जो पाठ्यक्रम दिया उसको लेकर वर्तमान में जिसकी हुकूमत है उन्हें बड़ी शिकायत रही। आपने सब कुछ अपनी सुविधा से किया, सत्य को ढकने का काम किया, सत्य से पीढ़ियों को दूर रखने का काम किया। अब भूल सुधार का दौर चल रहा है। अब भूल सुधार के तहत क्रांतिकारी कदम उठाए जा रहे हैं। क्या कहते हैं आप? घबरा रहे हैं, निराश हो रहे हैं, डर रहे हैं, क्या कर रहे हैं शैलेश जी? जिस क्रांति की बात कर रहे हैं, जब आजादी की लड़ाई चल रही थी जी, तब यह क्रांति करने से इनको किसने रोका था? जी, किसने रोका था इनको? जी, अंग्रेजों के खिलाफ वंदे मातरम के नारे लगा के आजादी की लड़ाई में शरीक होने से। जी, बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह थे जी, जिनकी अगुवाई में 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया। जी, बेहतर होता अगर वो नहीं लड़ते तो शायद वो अंतिम मुगल बादशाह नहीं होते। जी, बाद में प्रीवी पर भी प्राप्त करते, जी, दिल्ली में उनकी जमीनें भी बची रहती, जी, लेकिन उन्होंने वतन के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। मौलाना आजाद देश की आजादी की लड़ाई में भाग लिए जी, और वे देश के पहले शिक्षा मंत्री थे। जी, जिन लोगों ने देश की आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी वे लोग आज फैसला करने वाले बन रहे हैं। जी, मैं सुन रहा था शर्मा जी की बातों को, जी, जिन्होंने कहा कि वोट बैंक खिसकता नजर आ रहा है। जी, एक शिक्षाविद के मुंह से ऐसी बातें शोभा देती हैं?
तो क्या शिक्षाविद होना इस देश का नागरिक होना नहीं है? एक शिक्षाविद को इस देश की चिंता करने का अधिकार नहीं है? एक शिक्षाविद को आने वाली पीढ़ियों के संदर्भ में अपनी राय देने का अधिकार नहीं है? लोकतंत्र की हिमायत करने वाले कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर आप हैं और नाराज हो रहे हैं कि शर्मा जी कैसे बोल दिए ऐसा? वाकई नाराज नहीं हो रहा हूं, उन्हें पूरा अधिकार है, लेकिन बाल मन बेहद नाजुक होता है जी। उस बाल मन से खिलवाड़ कर रहे हैं अपनी सांप्रदायिकता की राजनीति और वोट बैंक की राजनीति के चलते। जी। शर्मा जी को वोट बैंक नजर आ रहा है। बेहद दुखद और आपत्तिजनक बात है। एक शिक्षाविद के मुंह से इस तरह की बातें सुनना, सुन के मैं दुख से हतप्रभ रह गया, चिंतित हो गया। इस देश के भविष्य से खिलवाड़ करते हुए इन्हें मजा आ रहा है। अपने आप को शिक्षाविद कहते हैं, इससे ज्यादा दुर्भाग्यजनक बात और कुछ नहीं होता। तो आपका मानना है कि मुगल काल के अंतर्गत जिस तरीके का महिमा मंडन किया गया वो इस देश के साथ अन्याय किया गया, पीढ़ियों को ठीक तरीके से प्रशिक्षित किया गया, और अब अगर उस कालखंड के संदर्भ में कदम उठाए जा रहे हैं तो गलत किया जा रहा है? क्या कहते हैं शैलेश जी? अकबर वाकई महान थे, कहाँ में हम महाराणा प्रताप के संदर्भ में तारीफ करना चाहते हैं, छत्रपति शिवाजी के लिए प्रशंसा के गीत गाना चाहते हैं, गलती करते हैं हम। अकबर ही महान, जहांगीर ही महान, शाहजहां ही महान। क्या कहते हैं शैलेश जी? हमने पढ़ा है प्रताप का इतिहास जी, हमने पढ़ी है भामाशाह की कहानियां जी, हमने पढ़ा है चंदवरदाई को, हमने पढ़ा है यहाँ शिवाजी डोला था जिसने मुगलों की ताकत को तलवारों पे तोला था, सह्याद्री की पहाड़ियों के बारे में, झांसी की रानी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है और इसे देश में पढ़ाया जाता रहा है। जो लोग बात करते हैं कि 2015 में ये नहीं आया, किसकी सरकार थी 2015 में? मोदी जी की ही तो सरकार थी। अगर चूक हुई है तो मोदी जी से हुई है। उन्हीं के शिक्षाविद बनते हैं, उन्हीं की ओर से शिक्षा नीति ठीक कर रहे हैं और मोदी जी के की कालखंड को लेकर सवाल उठा रहे हैं। इस सवाल का जवाब तो उन्हीं की तरफ से आना था कि मोदी जी की सरकार में ये क्यों नहीं किया गया। अपने राजनीतिक 2015 पर जाना ज्यादा मुफीद माना शैलेश नितिन त्रिवेदी जी ने, बजाय इसके कि अकबर को महान बताने की ऐसी बेताबी हमारे इतिहासकारों की क्यों रही? मैं आऊंगा शर्मा साहब, थोड़ा मेरे पास जवाब देने के लिए रामविलास शर्मा जी भी है। रामविलास शर्मा जी से भी तो थोड़े विचारों के माध्यम से हम रूबरू हों, जाने इस बदलाव को लेकर अपने एजेंडे पे कैसे चल रहे हैं। मुगल काल को लेकर आपकी शिकायत तो समझ में आती है रामविलास शर्मा जी, पर आजादी के बाद के इतिहास को पाठ्यक्रम से हटाने के लिए इतनी बेकरारी क्यों रही? भाई ये तो सच्चाई है। पहला आम चुनाव हुआ, कांग्रेस ने 3/4 बहुमत प्राप्त किया। दूसरा आम चुनाव हुआ, कांग्रेस ने फिर प्राप्त किया। तीसरा हुआ, फिर कांग्रेस ने प्राप्त किया। अब आपके पाठ्यक्रम से हटा देने से क्या पीढ़ियां इस सत्य से वाकई अपने आप को काट लेंगी? क्या बताना चाहते हैं आप, थोड़ा बताएंगे? आपने अभी ये जो विषय आपने आज लिया जी, ये बड़ा संवेदनशील मुद्दा है, बड़ा गंभीर है, और आपने इसका जो इस देश में हिमांशु जी, मैं थोड़ा सा मैं शिक्षक भी रहा, मैं 5 बार मैं विधायक भी रहा, 3 बार मैं मंत्रिमंडल का सदस्य भी रहा जी। मैंने अपने 2015 में हरियाणा के स्कूल और यूनिवर्सिटीज में गीता को पाठ्यक्रम में लागू किया जी। तो कुछ लोगों ने हाय तौबा किया, तो मैंने उन सब विद्वानों को कहा कि गीता केवल ये तो गीता वैज्ञानिक है, गीता ज्ञान है, गीता समाधान है, गीता विज्ञान है, गीता शंका भी है, गीता समाधान भी है जी। आज अभी हिमांशु जी सी शर्मा साहब बोल रहे थे, एक तो इस हिंदुस्तान का, मैं एक किसान का बेटा होने के नाते, एक ब्राह्मण परिवार में पैदा होने के नाते
मेरे कुल संस्कार भी है। हमने पीढ़ी दर पीढ़ी जी अभी मैं शैलेश जी का त्रिवेदी जी का गुस्सा देख रहा था। जी हमारी ब्राह्मणों की मुसीबत ये है कि अति भावुक होने के नाते हम ना ये देखते हैं कि औरंगजेब ने इतने मण जनेऊ जला करके भोजन करते थे। जी यूपी गंगा जमुना के किनारे गंगा जमुना के किनारे एक वेद पढ़ना, दो वेद पढ़ना हो गए, 3 पेड़ पढ़ने वाले त्रिवेदी हो गए और 4 वेद पढ़ने वाले चतुर्वेदी हो गए। तो हिमांशु जी, मैं इस इतिहास को अपन कैसे तोड़ मोड़ के लिखे। मैंने हल्दी घाटी देखी है जी और वहाँ एक जेबीटी अध्यापक ने 6 एकड़ जमीन में महाराणा प्रताप का वो सारा संसार उसमें रेखांकित किया है। जी चेतक का मरना, अकबर का ये ऐलान करना कि आज अकबर हाथी पर खुद आ गए हैं, और महाराणा प्रताप का जो घोड़ा है, जानवर है, वो आप वो इतिहास को जानते हैं। मैं उसको समय सीमा के कारण पूरा नहीं दोहराना चाहता। जी समय समय की बात है। आज आप लोग ये कहें कि भारत का एक बेटा, हरियाणा के गांव का बेटा ऋषि सुनक इंग्लैंड में प्राइम मिनिस्टर बन गया और वो गीता पर हाथ रख के शपथ लेता है, ये भारत का संस्कार है, ये भारत की शिक्षा है। आप मेरे पर आरोप लगा सकते हैं कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचारक रहा, मैं बीजेपी का अध्यक्ष रहा, परंतु ऋषि सुनक पर तो आप ये आरोप नहीं लगा सकते। पहली शताब्दी में चाइना का इत्सिंग यात्री आया, नालंदा विश्वविद्यालय में छात्र रहा, अध्यापक रहा, उन्होंने जो संस्मरण लिखे वो आप पढ़िए। फाइयान आए, हुएन सांग आए। हम कई बार अति भावुकता में किसी को इतना ओढ़ लेते हैं कि 3 जन्म उसके पूरे ही नहीं होते। अकबर और महाराणा प्रताप की लड़ाई 400 पेज का थीसिस लिखा है डॉक्टर आनंद शर्मा ने, और उसने लिखा है कि महाराणा प्रताप की कभी हार नहीं हुई, अकबर की वहां कभी जीत नहीं। ये अलग बात है, दीन इलाही अकबर ने चला दी। भाई ये अभी जो साक्षी मिला है काशी विश्वनाथ में, मैं बड़े अदब से, अतीकुर रहमान जी भी यहाँ पर बैठे हैं, ये जो विवाद है, मैं हरियाणा में मेवात में रहता हूँ। मेवात से हमारे एमएलए हैं जाकिर हुसैन, उनके अब्बू जान चौधरी तैयब हुसैन मंत्री रहे। आज वो जाकिर हुसैन भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का नेता है। जब बाबर ने हिंदुस्तान पर हमला किया तब हसन खां मेवाती के नेतृत्व में पूरी मेवात बाबर से लड़ाई लड़ी थी, आक्रांता के सामने भिड़ गई थी। मोहम्मद बिन कासिम पहली शताब्दी में आए, दाहर की कन्याओं ने भी उसके खिलाफ युद्ध किया था। ये बात आपने पता नहीं एक थोड़े लहजे में कही है कि भाई हम औरंगजेब से नहीं जीत सके, परंतु हमारी लड़ाई, आजादी की लड़ाई, संस्कारों की सिद्धता की लड़ाई पूरे हिंदुस्तान में कभी खत्म नहीं हुई। कभी इस कोने में शिवाजी लड़ते रहे, कभी मंगल पांडे। यही तो संघर्ष है, यही तो रोना है। सब अलग अलग ही लड़ते रहे और लोग आके हम पर राज करते रहे। तय कर लें, हम अपनी लड़ाई की महिमा मंडन करना चाहते हैं या इस पीड़ा से गुजरना चाहते हैं कि हम एकजुट नहीं रहे और इसके कारण से लोग आकर हम पर राज करते रहे। बहरहाल हम बदलाव पर बात कर रहे हैं,
बदलाव पर ही केंद्रित करते हैं। अतिकुर रहमान साहब हमारे साथ में हैं। अतिकुर रहमान साहब का नजरिया क्या है, जानने में हमारी दिलचस्पी है। क्या आप मानते हैं अतिकुर रहमान साहब, सत्य को सत्य के तौर पर देखा जाना चाहिए, अपनी सुविधा के अनुसार जो प्रस्तुत किया जाता है वो सत्य नहीं होता। तो अगर मुगल कालखंड है तो क्या बेहतर होता, सत्य से नई पीढ़ी को परिचित कराया जाता या उस कालखंड को हटा ही दिया जाए, ना सत्य रहे ना असत्य रहे, जब कुछ है ही नहीं तो सबसे बेहतर यही रहे। क्या कहते हैं रहमान साहब? जी धन्यवाद डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब, 2-3 बातें बहुत ही मुख्य हैं यहाँ पर जिनको उजागर करना जरूरी है। जी, कहा यह जा रहा है और जो मुगल काल के ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं, जो तोहमत लगाए जा रहे हैं, जी, उसको जानना जरूरी है कि उसमें हकीकत क्या है। जी, अब ये सबसे बड़ा इल्जाम ये है कि भाई मुगलों की हिस्ट्री रहते हुए भारतीय कल्चर को हम अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाए। क्या ये इल्जाम सही है? जी, इसकी तहकीकात पहले तो हो जाए। क्या ये हकीकत है कि मुगलों ने क्योंकि बहुत ज्यादा स्पेस ले रखी थी हमारी एजुकेशनल एकेडमिक बुक्स में, इसीलिए भारतीय कल्चर को हम पढ़ा नहीं पाए? तो इसमें सवाल ये उठता है, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है डॉक्टर साहब जी, कि अगर आज लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस ने मुगल काल को हमारे अंदर इतना ठूस दिया कि हम भारतीय कल्चर को पढ़ा नहीं पाए, तो सवाल ये है कि आखिर अफगानिस्तान से लेकर हिंदुस्तान तक 15वीं सदी में 17वीं सदी में इतना कठिन रास्ता तय करते हुए ये मुस्लिम रूलर भारत के अंदर आए कैसे? जी, लूटने आए, मंदिरों के चढ़ावे के लालच में आए, हुकूमत करना उनका उद्देश्य नहीं था। मुगलों ने हुकूमत की, वो रच बस गए। हमको सबसे पहले तो फर्क करना जरूरी है डॉक्टर साहब कि दिल्ली सल्तनत के रूलर जो आए, लूट माट मचाई और चले गए, वो सब लुटेरे थे। मुगल काल के लोग जो यहाँ के कल्चर में रच बस गए, क्या उनको भी उसी तरह से ट्रीट करना चाहिए क्योंकि वो मुसलमान थे? इसमें मुख्य सवाल जो मेरा आपकी तरफ ध्यान दिलाना है वो ये है कि आखिर जिस तरह अल बैरूनी लिख रहे हैं कि आखिर ये हमारा समाज, हिंदू समाज, हमारा कल्चर, हमारा पूरा के पूरा वर्ना सिस्टम इतना बटा हुआ था कि ये इतनी आसानी से पथरीले रास्ते आए, लूट माट मचाई और चले गए। इसके ऊपर रोशनी डालना जरूरी है। तो ये इल्जाम को खारिज करना पड़ेगा कि भाई जानबूझकर सोचे समझे तहत भारतीय कल्चर को रोका गया और मुगलों को ज्यादा स्पेस दी गई। मैं थोड़ा अतिकुर रहमान साहब आपके तर्क पर अपनी तरफ से एक तर्क रखना चाहता हूं। मेरा एक घर है, मेरे घर में रात में डकैत आते हैं, लूटपाट बढ़ाते हैं और निकल जाते हैं। एक ये हुआ। दूसरा, एक दबंग आया, मेरे घर के अंदर दाखिल हुआ, मेरे घर में कब्जा करके रहना चालू कर दिया और मुझे बरामदे में फेंक दिया। अब मैं जानना ये चाहता हूं, मुझे शिकायत किससे ज्यादा होनी चाहिए? डकैत से होनी चाहिए जो आया था, लूटो और चला गया, या मुझे उस दबंग से होनी चाहिए जो मेरे ही घर में रच बस गया और मैं इस बात पर मुग्ध हो जाऊं कि कमाल का शख्स है, आया और देखो मेरे घर में कैसे रच बस गया? थोड़ा अतिकुर रहमान साहब रोशनी मिली जाए आपसे, किससे मेरी शिकायत ज्यादा होनी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है डॉक्टर साहब कि मेरे घर में कोई अनजान आदमी, चाहे वो कितना भी षड्यंत्र के तहत आया हो या लूटपाट करने के लिए आया हो, अगर कसूरवार किसी का है, मैं समझता हूं, और मैं बहुत बड़ा विद्वान तो नहीं है, मेरी सोच ये है कि हमारे घर वाले अगर एकत्र होते तो इसकी क्या मजाल थी कि वो कोई भी बहुरूपिया रंग दायर करके आ जाता। अरे वो किसी भी इरादे से आया हो, चाहे लूटपाट करने आया हो, चाहे वो अच्छी तरह से आपको फुसलाने आया हो, अगर हमारे अपने लोग एकत्र होते, यूनिटी होती, हमने तो अपने समाज को वर्ना सिस्टम में बांट के रखा था ना साहब। तो बड़ी महत्वपूर्ण और तथ्यपरक बात कही अतिकुर रहमान साहब ने। और सीवी शर्मा साहब, इस पे मुझे आपसे उत्तर चाहिए। रहमान साहब, मैं फिर आपके पास आऊंगा, जरा इसका विस्तार ले ले चर्चा का। तो सीवी शर्मा साहब, आपसे जानना चाहता हूं अपनी इस खामी के संदर्भ में
अपनी इस गलती के संदर्भ में, अपनी इस कमी के संदर्भ में आने वाली पीढ़ी को परिचित कराने के स्थान पर आपने उससे पाठ्यक्रम से ही हटा दिया। क्या कहे इसे? बहुत बहादुरी का काम कर रहे हैं। क्या हमें यह नहीं जताना चाहिए आने वाली पीढ़ी को कि अगर लोग बाहर से आए और इस देश को जीतने में कामयाब रहे तो क्यों कामयाब रहे? उन खामियों से हमें अपनी पीढ़ी को परिचित कराना चाहिए था या उस कालखंड को ही गायब कर देना था? एक गलती तो यह कि हमने बता दिया कि अरे हमारी उदारता देखो, जो आता है रच बस जाता है, हम उसे गले लगा लेते हैं। इस पर अगर ऐतराज है तो मेरा ऐतराज इस बात पर है कि लोगों को क्या यह पता नहीं होना चाहिए कि वो कौन से कारण होते हैं जब एक स्वतंत्र देश पराधीन में तब्दील हो जाता है? क्या कहते हैं आप? जी देखिए, आप जो प्रश्न उठा रहे हैं वो बिल्कुल एक पॉलिटिकल, एक न्यूट्रल पर्सन की तरह उठा रहे हैं, एक जेन्युइन क्वेश्चन उठा रहे हैं, और मैं ऐसे ही प्रश्न का उत्तर बिल्कुल एज एन एकेडमिक दे रहा हूं जो शैलेश जी को चुभ गया। मैं बिल्कुल साफ साफ कहना चाहता हूं, मेरा कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, ना मुझे कांग्रेस को खुश करना है ना बीजेपी को खुश करना है। मैं एनालिसिस कर रहा हूं और आपका प्रश्न भी वही एनालिसिस है। मैं अतीकुर रहमान जी को सलाम करता हूं कि उन्होंने बहुत बढ़िया प्रश्न उठाया, लेकिन इसका उत्तर यह है कि जिन लोगों ने करिकुलम डिजाइन डेवलपमेंट का प्रोसेस भारत में शुरू किया, जरा पढ़िए भारत में स्कूल करिकुलम डिजाइन का और टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट का हिस्ट्री, आपको पता चल जाएगा कि वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे। बहुत सुंदर आप भी कह रहे हैं और अतीकुर रहमान भी कह रहे हैं। हमारी क्या कमजोरियां थी उसको भी बताइए, और किन कारणों से बाहर से लोग आकर के हम पर राज करने लगे वो जानना हमारे बच्चों को जरूरी है, ताकि वो आगे के समय में सतर्क रहें। एक ग्रुप के लोग जो हैं वो ये बताने का प्रयास ही नहीं करते हैं या बताना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल हो जाएगा कि भाई आप किसको कह रहे हैं कि हम कमजोर थे, आप तो केवल ये कहना चाहते हैं कि मुगल बड़े थे, महान थे, क्योंकि आपको एक समुदाय का वोट लेना है। मैं बिल्कुल इसी शब्दों में एनालिसिस करूंगा, चाहे शैलेश जी को कितनी भी पीड़ा हो, मुझे किसी को खुश करने का कोई इरादा नहीं है यहाँ पर। ये बिल्कुल नहीं हुआ है अपनी किताबों में, ये बिल्कुल नहीं हुआ है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि टेक्स्ट बुक राइटिंग हैज बीन पॉलिटिकली मोटिवेटेड इन दिस कंट्री। और बिल्कुल थोड़ा बात इतने में मत करिए कि हमारे यहां ऐसा रहा है। मैं जानना ये चाहता हूं आप जैसे महानुभाव से, रहा है ये कह के तो हम निकल गए, अब जो नया लिखा जा रहा है वो कैसे लिखा जा रहा है? क्या वो पॉलिटिकल मोटिवेटेड नहीं है? क्या वो राजनीतिक भावना के तहत नहीं है? क्या वह राजनीतिक इच्छा पूर्ति का साधन नहीं है? अब एक पाठ्यक्रम से चैप्टर हटाया गया, एक दल के प्रभुत्व का दौर। किसके प्रभुत्व का दौर? कांग्रेस के प्रभुत्व का दौर हटा दिया। उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक कोट बड़े मोटे मोटे शब्दों में लिखा हुआ है, मेरी स्क्रीन पर देखेंगे। उसमें लिखते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कि हिंदुस्तान की राजनीति में नायक पूजा जितनी बड़ी भूमिका अदा करती है, उसकी तुलना दुनिया के किसी भी देश की राजनीति में मौजूद नायक पूजा के भाव से नहीं की जा सकती। लेकिन राजनीति में नायक पूजा का भाव सीधे पतन की ओर ले जाता है और यह रास्ता तानाशाही की तरफ जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संविधान सभा में भाषण 25 नवंबर 1949। आज खबर है मेरे पास में, 16 अप्रैल को ग्वालियर में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अंबेडकर की स्मृति में महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, और दूसरी तरफ अंबेडकर के दिए हुए भाषण के अंश को पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। उलझन में पड़ जाता उसी विषय में। साहब आपने बताया कि अतीत में ऐसा रहा है, वर्तमान में क्या हो रहा है इस पे बताइए ना। वर्तमान में ये जो कुछ भी बदलाव है ये पॉलिटिकल तो नहीं है ना? आप बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए कि कितने सारे रेपिटेशन और लगातार एक ही चीज को पढ़ाया जा रहा था, जिसके कारण कि कुछ चीजों को हम समाहित नहीं कर पा रहे थे। तो जो स्पेस चाहिए दूसरे राजाओं को या दूसरे घटनाओं को, वो नहीं मिल पा रहा था। ये बिल्कुल गलत प्रचार है कि बिल्कुल मुगल काल के इतिहास को बाहर किया जा रहा है, बिल्कुल नहीं। आप किताबों का साइज देखिए ना, बहुत बढ़िया अभी अनुभव जी ने बताया, मेडिवल हिस्ट्री की किताब 400 पेज, एंशिएंट हिस्ट्री की किताब 150 पेज, आपने उसको जगह ही नहीं दिया, तो वो ठीक किया जा रहा है। मुगल हिस्ट्री को हम बराबर लगातार 8वीं क्लास से 12वीं क्लास तक एक ही चीज को रिपीट कर रहे थे, और जो समिति बनी थी जिसने ये कहा कि लोड ऑन चिल्ड्रन इज टू मच, इसको रिड्यूस करिए, तो उसको भी रिड्यूस किया गया और नई चीजें लाई जाएंगी। बिल्कुल निश्चिंत रहिए,
मुगल कालीन इतिहास हमारे देश के इतिहास का पार्ट रहा है, वो बिल्कुल रहेगा, लेकिन एक ही राजा को, एक ही कालखंड को महिमा मंडित करने का काम बिल्कुल नहीं होगा। और वो न्यूट्रल हिस्ट्री राइटिंग या न्यूट्रल टेक्स्ट बुक, केवल इतिहास की बात नहीं है, पॉलिटिकल साइंस में भी ये काम कर रहे हैं, हिंदी में भी काम कर रहे हैं, सारे विषयों को ठीक से देखा जा रहा है। और आप इसके साथ जोड़ करके देखिए कि जो नया करिकुलम फ्रेमवर्क फाउंडेशन का आया और मिडिल स्टेज का आ रहा है, इनमें सारे, मैं शर्मा थोड़ा आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रख पा रहा। आप जिस राजनीति शास्त्र की बात कर रहे हैं उसी पे तो मेरा सवाल है। आजादी के बाद का इतिहास 75 साल का, 75 साल में तकरीबन 50 साल का कालखंड कांग्रेस के प्रभुत्व के साथ देश में सरकार का, अब उस चैप्टर को हटा दिया गया है। क्या इससे आने वाली पीढ़ियों के साथ आपको लगता है उपलब्धि मिल जाएगी आपको कि हम देखो कांग्रेस का जो कालखंड है ना उसे पाठ्यक्रम में नहीं रहने दिए? ये कोई उपलब्धि है? ऐसा नहीं है। देखिए, बहुत सही प्रश्न उठाया जा रहा है कि केवल कांग्रेस पार्टी ही देश चलाई या कांग्रेस पार्टी का ही योगदान है। नहीं, शर्मा जी बैठे हैं यहां पर, मैं चलिए एक बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन खड़ा करता हूं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई योगदान नहीं है या उसका कोई रोल नहीं रहता है भारत में? आप क्यों डरते हैं उससे? फिर तो उसका नाम क्यों नहीं आता है? वो भी आपके करिकुलम का पार्ट होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन क्या हो सकता है, उसका क्या रोल हो सकता है। आप हर कोई परेशान है कि बीजेपी जीत रही है आरएसएस के कारण, लेकिन आरएसएस को करिकुलम लाने में इतना डर है आपको। मेरा यह कहना है कि बिना पॉलिटिकली मोटिवेटेड हुए जितनी बातें सही हैं और जो जानना चाहिए हमारे बच्चों को, वो पढ़ाना चाहिए और लाना चाहिए। दुनिया के करिकुलम को देखिए हिमांशु जी, फिनलैंड को देखिए, इंग्लैंड को देखिए। अभी मैं इंग्लैंड में, लंदन में हूं और मैं वही रिसर्च करने आया हुआ हूं कि यहाँ के स्कूलों में क्या पढ़ाया जा रहा है। मैं आपको बताऊं कि इनके किताब में क्या लिखता है कि कॉमनवेल्थ जो हम लोगों ने भारत को छोड़ा वो इसलिए क्योंकि हमारा इकोनॉमी कमजोर हो गया था, इसलिए हमको भारत से निकल के आना पड़ा। पढ़िए यहाँ की किताब। मेरा ये कहना है कि ये अपने तरह से लिखते हैं, हमको अपने तरह से लिखना चाहिए और हमको अपने बच्चों को गर्व महसूस कराना चाहिए कि तुम भारतीय हो। हम ये नहीं करा पाए हैं, कुछ तो चीजें गलतियां हुई हैं हिमांशु जी, उसको ठीक करना ही पड़ेगा। आपको लगता है कि हमें अपने भारतीय होने पे गर्व नहीं रहा? ऐसा वाकई है शर्मा साहब? आपको भारतीय होने पर अपमानित महसूस करते थे, अब आपको लग रहा है कि आप गर्वित हैं? नहीं, मैं आपको उदाहरण क्या दूं। मेरे देश के तमाम जो बच्चे पढ़ करके निकलते हैं वो ये कहते हैं कि अगर अंग्रेज ना आए होते तो हम एक देश ही नहीं थे। पढ़िए किताब में क्या लिखा गया है कि अंग्रेजों ने जोड़ के हमको एक देश बना दिया। तो अशोक कौन था? कंदहार से लेके बर्मा तक भारत का राज्य कैसे था? ये आपने पढ़ाया नहीं अपने बच्चों को? देखिए अनुभव जी सर हिला रही हैं। पढ़ाएं सीवी शर्मा साहब, पृथ्वीराज चौहान को पढ़ाएं कि जयचंद को पढ़ाएं? संकट तो इसी बात का है। दिल्ली के तख्त की लड़ाई चल रही थी बाबर के साथ में, खानवा में बैठे हुए कौन किसका इंतजार कर रहे थे, किस किस को पढ़ाए। संकट बहुत है। बहरहाल मैं इस चर्चा को विस्तार देता हूं और शैलेश नितिन त्रिवेदी काफी देर से हस्तक्षेप करने जा रहे हैं। पहले उनका हस्तक्षेप सुनता हूं, फिर अनुबाजी के पास चलता हूं। जी शैलेश जी, क्या हो गया? शर्मा जी के मुंह से ये सुन के जी कि अंग्रेज इसलिए चले गए क्योंकि कॉमनवेल्थ उन्हें इसलिए छोड़ा क्योंकि इकोनॉमिकल नहीं रह गया था। हमारे देश के सारे आजादी के लड़ाई के सिपाहियों का अपमान, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेके गांधी और नेहरू, सबको इस तरीके से अपमानित करेंगे उनके जैसे शिक्षाविद। मुझे तो अब ये भी लिखवा दीजिए कि मैं तो सीवी शर्मा जी का बड़ा आभारी हो रहा हूं शैलेश जी, क्योंकि सीवी शर्मा जी के ये वक्तव्य ने आपको भगत सिंह भी याद दिला दिया, चंद्रशेखर आजाद भी याद दिला दिया, अशफाक उल्लाह खां भी याद दिला दिए, सुभाष चंद्र बोस भी याद दिला दिए। नहीं तो आपकी तरफ से तो बात हम आदि इस प्रकार से हो गए, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू। तो कुल मिला के सीवी शर्मा जी का इस मामले में तो धन्यवाद दे ही दे कि आपने जो है बाकी के भी नाम शैलेश नितिन त्रिवेदी की जुबान पर ला दिए। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी। जी शैलेश जी। बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यजनक शर्मा जी की बात। इंग्लैंड गए हैं, अंग्रेजों से यही सीख के आ रहे हैं। जिन अंग्रेजों ने हमारी देश की आजादी की लड़ाई को कुचला, उस आजादी के पूरी लड़ाई का अपमान करने वाला बयान उनके मुंह से सुन के मुझे बहुत दुख हुआ। अब ये भी लिखवा दीजिएगा कि सावरकर ने माफी नहीं मांगी थी। अरे कैसी बातें कर रहे हो शैलेश जी? मतलब सीवी शर्मा जी इंग्लैंड गए और इतनी सी बात कह दे तो आपको इतना बुरा लग गया?
वो राहुल गांधी जी इंग्लैंड गए और इंग्लैंड में वहां पे मदद मांगे कि आप भारत में लोकतंत्र बचाने के लिए कोई भूमिका निभाई है, उसको लेकर बवाल मचा था, तो आप नाराज हो रहे थे कि किस प्रकार की बातें की जा रही है। शर्मा जी आप इतने नाराज, अपने नेता के साथ खड़े, बड़ा जाती नहीं कर रहा है अब हम लोगों के साथ। मैं असहमत हूं आपकी बात से। राहुल जी ने ऐसी कोई बात नहीं कही है, इसे तो केवल बीजेपी मीडिया के द्वारा दुष्प्रचारित किया गया। जी जी शैलेश जी, बहरहाल हम इस विषय पर रहते हैं और आपसे जानना ये चाहते हैं, इस बदलाव के संदर्भ में 23 राज्य सहमति दे चुके हैं, वो अंगीकार कर रहे हैं। आप छत्तीसगढ़ में पाठ्यक्रम की किताबें छापते हैं, इस बदलाव के साथ रहेंगे या जो पढ़ाते आए हैं हम तो वही पढ़ाएंगे? भारत का कानून एक स्टेट में SCERT, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग नाम की संस्था होती है जी। एक विद्वानों की समिति होती है जिसमें रिटायर्ड IAS ऑफिसर, विश्वविद्यालयों के कुलपति, विषय विशेषज्ञ होते हैं और पाठ्यक्रम को उस राज्य के लिए, चूंकि शिक्षा संवर्ती सूची का विषय है, इसलिए ये SCERT तय करती है। इस संबंध में कोई भी निर्णय SCERT को लेना है और SCERT जो निर्णय लेगी हम उसका पालन करेंगे। राज्य सरकार जो निर्णय लेगी राज्य हित में उसका हम पालन करेंगे। छात्र हित में जो भूपेश बघेल जी की सरकार फैसला लेगी हम उसका पालन करेंगे। और छात्र हित में जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने फैसला लिया और 23 राज्यों ने उसे अंगीकार करने के संदर्भ में फैसला लिया है, उसके संदर्भ में शैलेश जी क्या करेंगे? नरेंद्र मोदी जी छात्र हित में सोच सकते हैं, ये कल्पना कर पाना भी मेरे लिए मुश्किल है। नरेंद्र मोदी जी भाजपा की सरकारों से करवा सकते हैं, लेकिन अब देश का वातावरण बदल चुका है, बहुत जल्दी अच्छे परिणाम सामने आने वाले। तो कुल मिला के शैलेश नितिन त्रिवेदी जी ने बता दिया, देश और 23 राज्य जिस दिशा में भी चले हम उस दिशा में नहीं चलेंगे, वो बता रहे हैं। पर मैं अनुभा जी वापस आपके पास में आता हूं, विषय पर एक बार फिर आते हैं और आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या वाकई पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो संशोधन किया जा रहा है वो आने वाले समय की चुनौतियों के अनुसार किया जा रहा है, या जब जिसकी सरकार है उसे अपना भविष्य सुखद बनाने के लिए पाठ्यक्रम तैयार किया जाता रहा है? इस पर थोड़ी टिप्पणी हो जाए। देखिए, अभी मैं सबकी बातें सुन रही थी जी। एक बड़ा रोचक बात आई, ये बताया गया कि जैसे इंग्लैंड ने इतिहास में ये लिखा उन्होंने कि हमारी इकोनॉमी वीक हो रही थी इसलिए हम वहां से चले आए जी। तो ये तो होता ही है, हमेशा इतिहास में होता रहा है। आप देखेंगे अलग अलग स्कूल्स हैं, ओरिएंटलिस्ट अलग बात कहते हैं, अपनी तरह से इतिहास लिखते हैं, मार्क्सिस्ट अपनी तरह से इतिहास लिखते हैं, जो राइटिस्ट हैं वो अपनी तरह से लिखते हैं, लेफ्टिस्ट अपनी तरह से लिखते हैं। और यही सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम की बात है कि हमारा जो बच्चा जो बहुत छोटा है, जिसकी आप बात कर रहे हैं, इंटर तक का बच्चा है, उसका माइंड इतना प्रिपेयर्ड नहीं होता कि वो अपने आप सिलेक्शन कर सके जी। तो हम उसको जो है ना हमेशा ऐसी ऐसी चीजें दे दी जाती हैं, अपना पक्ष जो बात हो रही थी रखने की कि अपना अपना पक्ष पॉलिटिकल इशू जो से बना दिया गया है। मैं एक शिक्षाविद होने के नाते सिर्फ इतना निवेदन करूंगी कि हमारे बच्चे को सही इतिहास बता दो बस। हम ये नहीं कह रहे इस पक्ष में जाइए उस पक्ष में। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ आपको, 1857 की जो भी घटना हुई हमारे देश में, अंग्रेज हमेशा उसे कहते रहे कि ये एक विद्रोह है, दैट्स ए रिवोल्यूशन, और हम उसे कहते हैं क्रांति है वो। तो विद्रोह है या क्रांति है, इसी बात पर अभी बहुत बहस चल रही है और हमेशा इतिहास में चलती रही है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने पक्ष से देता है। यही चीज शायद इतिहास के लिए बहुत घातक होती है। हालांकि इसमें एक वैरायटी भी है, जब बच्चा बड़ा हो जाता है, उसका माइंड प्रिपेयर्ड हो जाता है, तो उसको ये फ्रीडम होती है कि वो अपना चुन सके अपने हिसाब से। और लोकतंत्र की एक खूबी भी है, अगर आप कहेंगे पॉलिटिकल उसको बात कहेंगे, कि हम बच्चे को जब बड़ा होने के बाद उसके सामने बिल्कुल निरपेक्ष इतिहास रखें और उसको खुद चुनने दें। हम क्यों बच्चे को हमेशा बंधनों में बांधते हैं, हमेशा कि तुम ये चुनो ये चुनो, हमें उसकी कैपेबिलिटी पे डाउट क्यों होता है? हम उसके सामने जो वस्तु स्थिति है उसे प्रेजेंट नहीं करते, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जो बातें होती हैं हर व्यक्ति अपने हिसाब से रखता है। जैसे अभी बात इतनी देर से मैं सुन रही हूँ, हर व्यक्ति कह रहा है कि ये पार्टी आई, इसने अपने हिसाब से रखा। जब हम बात कर रहे हैं कि स्वतंत्रता के बाद का इतिहास, तो आप देखेंगे कि जो भी आज की कांग्रेस है वो कांग्रेस नहीं थी। हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करते हैं तब। अब ये जो बाद में कांग्रेस आई, ये बाद में होती गई। तो वो जो इतिहास था उस टाइम पूरी देश एक था, वो लड़ रहा था एक पार्टी के अंडर में, क्योंकि हमें एक हेड चाहिए था, एक लीडर चाहिए था। तो वहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। दैट वाज नॉट कांग्रेस आई और कांग्रेस जो आज की कांग्रेस हम कहते हैं। तो वो चीज अलग है, वो हमारे देश की पार्टी थी और हमारा पूरा देश उसके अंदर में लड़ा, चाहे कोई भी विंग हो। आप कहेंगे हर कोई उसके साथ लड़ा।
तो ये नहीं है कि उस इतिहास को हटा देने से हम बच्चे को इतिहास नहीं बताएंगे तो बच्चे को सच्चाई पता नहीं चलेगी। इसलिए इतिहास को बच्चे को छुपाने की जरूरत नहीं है, उसके सामने वस्तु स्थिति रखने की जरूरत है। निरपेक्ष इतिहास आप रखिए, निरपेक्ष इतिहास रखने की जरूरत। अनुभाजी बार बार ये कह रहे हैं। मैं आखिरी दौर की बातचीत के लिए अतिकुर रहमान साहब के पास आना चाहता हूं, पर सीबी शर्मा जी उससे पहले आपसे एक टिप्पणी चाहता हूं। ये आक्षेप कितना जायज है कि पाठ्यक्रम ठीक नहीं बनाया गया? जिस राजनीति शास्त्र के पाठ्यक्रम की हम बात कर रहे हैं, एक दल के प्रभुत्व का, उस पाठ्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया कि केरल में सत्ता से बेदखल होने पर कांग्रेस पार्टी ने निर्वाचित सरकार के खिलाफ मुक्ति संघर्ष छेड़ दिया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में इस वायदे के साथ आई थी कि वह कुछ क्रांतिकारी तथा प्रगतिशील नीतिगत पहल करेगी। 1959 में केंद्र की कांग्रेस सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत केरल की कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त कर दिया। संविधान प्रदत्त आपातकालीन शक्तियों के दुरुपयोग के पहले उदाहरण के रूप में इस फैसले का बार बार उपयोग किया गया। कांग्रेस की सरकारें रही, फिर भी पाठ्यक्रम में इस रूप में इस घटनाक्रम को उल्लेखित किया गया। अब इससे ज्यादा और ईमानदार पाठ्यक्रम क्या हो सकता था? लेकिन इसके बावजूद भी यह पाठ्यक्रम अब नहीं पढ़ाया जाएगा। क्या कहते हैं आप? नहीं, सबसे पहली बात तो यह है कि निश्चित तौर पर पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकें ईमानदारी से नहीं लिखी गई, और अभी समय नहीं है, नहीं तो मैं आपको एनालिसिस करके बताता कि कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हुए और कैसे लिखे। शैलेश जी सेलेक्टिव हियरिंग कर रहे हैं। शैलेश जी, मैंने ये कहा अंग्रेजों की किताब में लिखा हुआ है कि अंग्रेज भारत इसलिए छोड़ के आए क्योंकि इनकी इकोनॉमी कमजोर हो गई थी। हमारी किताबों में लिखने की बात नहीं कर रहे हैं। इसी तरह की किताबें हमने भी कर दिया कि हमने एक पार्टी को, एक समुदाय को उसमें प्रभुत्व दिया ताकि वो गवर्नमेंट ऑफ द डे को मदद करे। शैलेश जी, भूल गए आप, छत्तीसगढ़ वो अकेला स्टेट है जो कोरोना के पीरियड में क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट बच्चों को दे दिया घर ले जाने के लिए। SCRT आपकी बहुत अच्छा काम करती है, ये मुझे पता है, मैं उसके साथ संबद्ध रहा हूं, लेकिन अभी क्या कर रही है मैं नहीं जानता हूं। तो मेरा ये कहना है कि हमने निश्चित तौर पर भारत में करिकुलम को पॉलिटिकल एजेंडा बनाया है। मेरा एक सवाल है सीवी शर्मा साहब, मैं थोड़ा उलझन में हूं इस पे, और आपकी टिप्पणी मिले फिर अधिकुर रहमान साहब के पास जाऊंगा क्योंकि मेरे पास समय सीमित है। इतना खराब पाठ्यक्रम हमने बनाया, इतना बायस बनाया, इतने खराब तरीके से बनाया, फिर भी हम बताते हैं कि देखो हमारे बच्चों ने क्या कमाल किया हुआ है। आज अमेरिका की जितनी भी सॉफ्टवेयर कंपनी है वो भारतीय ब्रेन की बदौलत चल रही हैं। हमारे यहाँ के बच्चे गूगल को हेड कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट को हेड कर रहे हैं, फेसबुक में भी हमारे लोग भरे हुए हैं। इतने खराब तरीके से पढ़ाते हैं, इतना दुराग्रह के पाठ्यक्रम रखते हैं, किसी भी सत्य के साथ अपनी पीढ़ी को परिचित नहीं कराए हैं। कमाल है, फिर भी हमारे बच्चे हर जगह छाए हुए हैं। ये कैसे होता है सीवी शर्मा साहब, थोड़ा बताइए ना। इतना खराब हम हैं तो भी। आप हिमांशु जी, दुनिया की 18% आबादी आप हैं। आप अगर स्कूल्स बंद भी कर दें, कॉलेजेस बंद भी कर दें, तो 18% दुनिया का सबसे बढ़िया दिमाग भारत से निकल के आएगा। आपके उलट मैं आर्गुमेंट दूंगा कि आपने इतना खराब पढ़ाया कि हमको दुनिया को रूल करना चाहिए था। हम दुनिया में भारत सोने की चिड़िया के नाम पर जाना जाता था। 18वीं शताब्दी तक 27% शिरकत ग्लोबल ट्रेड में भारत का था, जो आप कभी भी अटेन नहीं कर पाए। ये अमेरिका का आज तक नहीं है। तो ये मत कहिए कि गूगल का हेड अगर एक जाके बना, फेसबुक का CEO जाके एक भारतीय बना तो बहुत अच्छा कर गए। आज करोड़ों भारतीयों को वहां होना था जो हम नहीं हो पाए। आप केवल वो 7, 8, 10, 20, 50 भारतीयों पर गर्व कर रहे हैं जो कि एलीट फैमिली से आते हैं, वो एलीट इंस्टीट्यूशन से पढ़े। आपने IIT क्रिएट किया, आपने स्कूल्स क्यों नहीं क्रिएट किए? महात्मा गांधी के 1931 के भाषण को याद करिए जो चैथम हाउस में दिया था, और कहा था कि हमारे बच्चों को आप मातृभाषा में पढ़ने नहीं देते हैं। हम आप 47 के बाद क्यों नहीं किए? देखिए, आपने जो आर्गुमेंट दिया है उस पर लॉन्ग डिबेट होगा। आप इतना खराब काम किए हैं जो कि आपको देश कभी माफ नहीं कर सकता है। ये अगर नहीं भी आप पढ़ाए होते, स्कूल नहीं भी खोले होते, तब भी इतने भारतीय दुनिया को राज्य रूल करते। दे आर द बेस्ट माइंड्स, आवर चिल्ड्रन आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। लेकिन इतनी खराब व्यवस्था रखी कि हम वो नहीं कर पाए जो हमको करना चाहिए था। ये तो सीवी शर्मा जी का तर्क है। और जिस समय पे हम ज्ञान के चरम पर थे, पूरी दुनिया का ज्ञान हमारे पास था, और ऐसा ज्ञान देते हुए भी हमारा हालत ये रही कि हम 1000 साल की गुलामी को भोगने के लिए बाध्य रहे। 75 साल में हम इतनी जगह पहुंच गए तो भी हमने कुछ नहीं किया।
और हम इतना अच्छा करते थे तो अभी 1000 साल गुलाम रहने के लिए बाध्य रहे, गुलाम वंश से लेकर अंग्रेजों के साम्राज्य तक। देश को विचार करना चाहिए सही कौन बोल रहा है। पर मैं अतीकुर रहमान साहब आपके पास आना चाहता हूं और आपसे जानना चाहता हूं, आने वाले समय को क्या देख रहे हैं आप? सीधा सवाल, पाठ्यक्रम में बदलाव है, आपके लिए राह कितनी मुश्किल हो रही है? बात को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई मुगल हिस्ट्री को मिटाया नहीं जाएगा, जैसी मुगल हिस्ट्री है वैसे ही पढ़ते रहेंगे लोग। मैं इनकी बात से सहमत नहीं हूं। प्रोफेसर शर्मा, मेरा प्रॉब्लम और हमारे जो मुस्लिम इंटेलिजेंसिया है इसका प्रॉब्लम आरएसएस बीजेपी से ये रहा है कि ये जो इल्जामात लगाते हैं मुगल रूल को और मुगल शासन को जो आज के मुसलमान और इस्लाम से जोड़ना चाहते हैं, उसको पिन पॉइंट अगर आप करें कि भाई तलवार की जोर पे मुगलों ने इस्लाम फैलाया क्या, या इस तरह से मंदिर तोड़े, या हिंदू कल्चर को मिटाने की कोशिश की, इसके संदर्भ में डॉक्टर साहब, क्योंकि वक्त बहुत कम है, डॉक्टर रफीक जकरिया ने जो किताब लिखी है द वाइडनिंग डिवाइड एन इनसाइट इनटू हिंदू मुस्लिम रिलेशंस, इसका चैप्टर द एटीट्यूड ऑफ मुस्लिम रूलर्स, इसमें तमाम स्कॉलर्स को कोट करके ये बताया है कि आरएसएस बीजेपी का चार्ज मुगल हिस्ट्री को मिटाने में, मुगल रूल के संदर्भ में कितना गलत है। ना ही मुगल इंटरेस्टेड थे इस्लाम में, किसी मुगल ने इस्लाम के नाम पर अपना रूल नहीं चलाया, कभी भी किसी हिंदू को इस्लामिक रूल के तहत सजा नहीं दी गई, कभी तलवार की जोर पर इस्लाम को फैलाने की कोशिश नहीं की। इसका छोटा सा उदाहरण यह है डॉक्टर साहब कि केरला से इस्लाम, दीन इस्लाम फैला हिंदुस्तान के अंदर, मुगल रूल और मुस्लिम रूल कॉन्सेंट्रेटेड था नॉर्दर्न बेल्ट के अंदर। अगर तलवार की जोर का इस्तेमाल किया होता मुगलों ने, मुस्लिम रूलर्स ने, तो पूरा नॉर्थ इंडिया मुसलमान होता। लेकिन सबसे कम मुसलमान अगर कहीं हैं तो नॉर्थ इंडिया में है, सबसे ज्यादा मुसलमान कहीं हैं तो साउथ इंडिया में है। ये साबित करता है कि जो इल्जाम लगाया जाता है तलवार की जोर पर इस्लाम को मुगलों ने फैलाया, ये गलत है। ये गलत है, ये अतीकुर रहमान साहब का कहना है। अब मेरे पास में आखिरी टिप्पणी के लिए शैलेश नितिन त्रिवेदी जी के पास जाने की बाध्यता इसलिए है कि कटघरे में शैलेश नितिन त्रिवेदी जी की पार्टी, जिसे हम कांग्रेस कहते हैं, वर्तमान में सत्तारूढ़ दल का मानना यह है कि इन्होंने देश का बेड़ा गर्क करने में अपनी तरफ से कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी। देश के सत्य को आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने के संदर्भ में अपनी सुविधा के अनुसार अवरोध अगर किसी ने डाला तो कांग्रेस ने डाला। ऐसी कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व शैलेश नितिन त्रिवेदी जी कर रहे हैं। भूल सुधार की प्रक्रिया अंजाम पे पहुंच रही है। शैलेश जी, क्या कहना है आपका? आखिरी टिप्पणी तो आपकी बनती है, अधिकार है आपका। मैं निवेदन पूर्वक सबसे पहले शर्मा जी के द्वारा छत्तीसगढ़ के शिक्षकों और छत्तीसगढ़ के छात्रों को लेकर जो अपमानजनक टिप्पणी की गई उसका विरोध दर्ज कराना चाहूंगा। कोरोना काल में छत्तीसगढ़ में बुलठू के गोट और कई तरीके से शिक्षकों ने, छात्रों ने बहुत अच्छा काम किया है और छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था बहुत बेहतर कर रही है। जहां तक देश को लेकर जो बात है, ठीक है, आज भाजपा बहुमत में है, कांग्रेस के पास लंबे समय तक बहुमत में रहा, लेकिन जैसा कि आप ही ने दिखाया कि कांग्रेस ने अपनी विपरीत टिप्पणियां भी पाठ्यक्रम में जाने दी, लेकिन वर्तमान शासकों के पास यह सहनशीलता नहीं है। वे अपनी विचारधारा नाजुक बाल मन पे थोपने की कोशिश में लगे हैं। देश इसे खारिज करेगा, यह कोशिश गलत है। देश इसे खारिज करेगा, शैलेश नितिन त्रिवेदी का ये कहना है। पर छत्तीसगढ़ के संदर्भ में सीवी शर्मा जी ने ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की, कमाल का काम किए थे। प्रश्न पत्र है, उत्तर पुस्तिका घर ले जाओ, लिख के जमा करा दो। ऐसी परीक्षा से तो परीक्षा न दिलाना बेहतर। शैलेश जी, आप जैसा विद्वान व्यक्ति ऐसी प्रक्रिया के संदर्भ में समर्थन की बात कहे और कोई सवाल उठाए तो उसे अपमान के तौर पर बताए, वो कम से कम आप जैसे व्यक्ति से तो अपेक्षा नहीं रहती है। बहरहाल महत्वपूर्ण जो बात है वो ये कि देश बदलाव के दौर से गुजर रहा है, ये लगातार बताया जाता रहा है। अब वो बदलाव शिक्षा व्यवस्था के संदर्भ में, ये तो आने वाला वक्त ही साबित करेगा कि सरकार के द्वारा उठाई गई ये पहल किस तरीके के परिणाम देगी। इतना तय है कि इतिहास पहले भी ईमानदारी से नहीं पढ़ाया गया। क्या अब जो इतिहास पढ़ाया जाएगा उसमें ईमानदारी रहेगी? इसके उत्तर का हमें इंतजार रहेगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारा इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। तो हमारा शेर ये कहता है कि इत्तिफाक अपनी जगह, खुशकिस्मती अपनी जगह। इत्तिफाक अपनी जगह, खुशकिस्मती अपनी जगह, खुद बनाता है जहां में आदमी अपनी जगह। अनवर शऊर ने जो ये बात कही थी
वो इस शिक्षा व्यवस्था के संदर्भ में की जा रही पहल पर है। देखें, सरकार के द्वारा दावा किया गया है कि बहुत अनुसंधान के साथ, बहुत परिश्रम के साथ हमने नए पाठ्यक्रम को स्वरूप दिया है कि यह पाठ्यक्रम सत्य के साथ होगा या किसी एजेंडे के साथ, इसे जानने में दिलचस्पी रहेगी। किताबों के आने का हमें इंतजार है। जब किताबें आएंगी तो फिर आपसे इस विषय पर बात करने के लिए उपस्थित होंगे। पर अभी मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक के लिए सदा प्रणाम।